नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 29 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल एआई पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के बारे में, और इससे रिलेटेड आपको 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम की एक संयुक्त पहल है। आज के पेपर में नेशनल एआई पोर्टल को लेकर के एक न्यूज़ आया है। सबसे पहले उस न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ में ये कहा गया है कि नेशनल एआई पोर्टल ने 28 मई 2021 को अपनी पहली वर्षगांठ मनाई है, जिसमें लगभग 400 प्रतिभागियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। यानी कि नेशनल एआई पोर्टल का 1 साल पूरा हो गया है, और इसी के उपलक्ष्य में 28 मई 2021 को इसका पहला वर्षगांठ मनाया गया है। अगर हम राष्ट्रीय एआई पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल को 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। इसमें पहली संस्था है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, दूसरा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और तीसरा है नेस्कॉम। और ये जो राष्ट्रीय एआई पोर्टल है, इसे भारत और उसके बाहर यानी कि विश्व में जो भी एआई से संबंधित घटनाएं हो रही हैं, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, नई गतिविधियां हो रही हैं, उसके लिए बनाया गया है। उससे जुड़े हुए जो भी समाचार होते हैं वो यहाँ पर अपडेट किए जाते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी प्रमुख घटना अगर भारत और विदेशों में होती है तो उसको यहाँ पर नेशनल एआई पोर्टल में दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, उसके बारे में पूरी चर्चा होती है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर नेशनल एआई पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कम की एक संयुक्त पहल है। तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन है, यह भारत और उसके बाहर एआई से संबंधित समाचार, अधिगम, लेख, घटनाओं और गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है। तो ये बात भी सही है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एआई से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो भी नया समाचार है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन सभी को यहाँ पर दर्शाया जाता है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर हो रही हो। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है, इस पोर्टल को 2019 में लॉन्च किया गया था। हमने अभी अभी देखा कि 28 मई 2021 को इसका 1 साल पूरा हुआ है, यानी कि इस पोर्टल को 2020 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर तीसरा कथन आपका गलत हो जाता है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेट गैट्सबी कर्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है मुद्रास्फीति, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है असमानता और अंतरपीढ़ी गतिशीलता, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है ग्रेट गैट्सबी कर्व की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ग्रेट गैट्सबी कर्व क्या है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है, जिसका शीर्षक है द ग्रेट गैट्सबी कर्व। और यहाँ पर यह चिंता जाहिर की जा रही है कि कहीं भारत भी लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं की तरह ना बन जाए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो चुका है। यहाँ पर इस बात का भी चर्चा किया गया है कि कोविड-19 के आने के पहले से ही हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4% के आसपास था, और कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया 2020 में, उसके कारण जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो निगेटिव में चला गया। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल भी हमारी स्थिति सुधरी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के दूसरे लहर के कारण फिर से हमारे देश में एक लंबा लॉकडाउन देखा जा रहा है। यानी कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही लंबे समय से बहुत ही कम हुआ है, और इस कम हुए इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी यानी कि आय में जो असमानता है वो भी बढ़ता जा रहा है। और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है द ग्रेट गैट्सबी कर्व की। ये जो कर्व है वो स्कॉट राइटर फिट्जराल्ड के उपन्यास से लिया गया है, जिसके नाम पर एक मूवी भी बनाई गई थी। इस कर्व में 2 मापकों का अध्ययन किया जाता है।
यहाँ पर एक एक्सिस में इनकम इनिक्विटी को दर्शाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो उसका एक एक्सिस है वो इनकम इनिक्विटी यानी कि आय में असमानता को दर्शाता है, और जो दूसरा एक्सिस है वो दर्शाता है जनरेशन अर्निंग इलास्टिसिटी, जिसे हम हिंदी में अंतर पीढ़ीगत बदलाव के नाम से जानते हैं। ये अंतर पीढ़ीगत बदलाव क्या है, आइए समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसा कि आपके माता पिता का जो इनकम था वो एक महीने में 10,000 का रहा होगा। मान लीजिए आपका इनकम बढ़ करके 50,000 हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि जो अंतर पीढ़ीगत बदलाव हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है, वो सही हुआ है। मतलब जितना आपके माता पिता कमाते थे उससे आप ज्यादा कमा रहे हैं, यानी कि आपका जो स्थिति है उसमें बदलाव हुआ, आपका इनकम बढ़ा। लेकिन अगर स्थिति उल्टा हो जाए कि आपके माता पिता का जो इनकम है वो 50,000 का था लेकिन आपका इनकम 10,000 हो जाए, यानी कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पीढ़ीगत बदलाव है वो सही तरीके से नहीं हुआ। इसे ही हम बोलते हैं अंतर पीढ़ीगत बदलाव। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर किसी देश में आय में असमानता है वो अगर बहुत ज्यादा होता है तो अंतर पीढ़ीगत बदलाव भी बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही निगेटिव होता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर आय में असमानता बहुत ज्यादा होगी तो ये पूरी की पूरी संभावना है कि आपका जो आने वाला जनरेशन है यानी कि जो आपके बच्चे हैं उनकी आय भी कम होगी। इसका एक आशय यह भी निकलता है कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं तो आपके बच्चे भी इतना नहीं कमा पाएंगे कि आप गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। यानी कि जो गरीब है वो बहुत ही लंबे समय तक गरीबी रेखा के नीचे रहेगा, जैसा कि हमारे देश में अभी दिख रहा है। हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि जो अमीर है वो बहुत ही अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जी रहे हैं, उनकी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। और इसी कर्व को जो है ग्रेट गैट्सबी कर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम यहाँ पर बातें करें देशों की तो आप देखेंगे कि फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यहाँ पर जो है इनकी स्थिति थोड़ी ठीक नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर इनकम की जो इनइक्विटी है यानी कि आय में जो असमानता है वो काफी कम है। यानी कि जल्द से जल्द हमें ये जो आर्थिक असमानता है उसे दूर करना होगा, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें इसका बोझ झेलना होगा और उनके इनकम में ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाएगा। हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गरीबी रेखा के नीचे है वो बहुत ज़्यादा समय तक गरीबी रेखा के नीचे उसे रहना पड़ेगा, गुजर बसर करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस कर्व का जो एक एक्सिस है वो असमानता को दर्शाता है, आय में असमानता को दर्शाता है, और जो दूसरा एक्सिस है वो अंतर पीढ़ीगत बदलाव को दर्शाता है। और इसी के आधार पर आपका जो प्रश्न 2 होगा उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असमानता और अंतर पीढ़ी गतिशीलता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से ओलंपिक के 3 मूल्य हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है ओलंपिक के मूल्यों की। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक के 3 मूल्य हैं, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान। और अगर हम ओलंपिक का आदर्श वाक्य का बात करें तो वो है तेज, उच्च और मजबूत। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बात हो रहा है ओलंपिक के 3 मूल्यों की, जो कि है उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्टता, दोस्ती और सम्मान। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और आपको यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 2 कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1 है, एक आईएएस अधिकारी संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह कथन सही है क्योंकि यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि एक आईएएस अधिकारी को दूसरे राज्यों में प्रतिनियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो कथन 1 है वो सही है। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। और कथन 2 है कि यदि किसी कार्यालय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र और राज्य के बीच कोई असहमति है तो इस मामले पर निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के द्वारा किया जाएगा।
आइए सबसे पहले एक न्यूज को देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि यह कथन सही है या गलत। आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज छपा है जिसका शीर्षक है सेंटर टेल्स वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी टू रिपोर्ट टू दिल्ली। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सेंटर ने एक आदेश दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी जो है वो दिल्ली में आकर के रिपोर्ट करेंगे। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसे हम शॉर्ट में डीओपीटी कहते हैं, उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल 1954 का रूल नंबर 61, याद रखिएगा रूल नंबर 61 जो है उसे इन्वॉक किया है, उसे लागू किया है। और ये जो रूल नंबर 61 है वो ये कहता है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट है यानी कि असहमति है तो यहां पर जो मैटर होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन को माना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को लागू करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर बात कहा जा रहा है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में प्रतिनियुक्ति को लेकर के अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट है, मतभेद है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा उसे ही माना जाएगा। आपको याद रखना है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल 1954 का रूल 61 ये बात कहता है। और अगर हम कथन 2 को देखें तो यहां पर कहा जा रहा है कि यदि किसी कार्यालय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र और राज्य के बीच में कोई असहमति है तो इस मामले पर निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के द्वारा किया जाएगा। और अभी अभी हमने देखा कि यहां पर निर्णय किसका माना जाएगा, तो केंद्र का माना जाएगा, राज्यों के उसे लागू करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर जो आपका कथन 2 है वो गलत हो जाता है। और यहां पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि केवल 1। आइए अब प्रीलिम्स 2012 के एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं तीनों कथनों को। और पहला कथन है राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा राज्यों के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उनसे मिलाकर के बनती है। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों का बात करें तो वे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी या फिर हमारा जम्मू और कश्मीर, जिसमें चुनाव होने के बाद एक विधानसभा का गठन किया जाएगा, तो वहां के लोग भी उस प्रदेश से राज्यसभा में मेंबर्स चुन करके भेज सकते हैं। तो ये कहना कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये सरासर गलत है। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास विधानसभा है वे भी राज्यसभा में सदस्यों को चुन करके भेज सकते हैं और भेजते हैं। तो यहां पर जो कथन 1 है वो गलत होगा। आइए देख लेते हैं कथन नंबर 2 को। और कथन 2 है चुनाव विवादों पर निर्णय करना मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है उसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें से एक चुनाव आयुक्त को हम मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से जानते हैं और बाकी के जो 2 लोग होते हैं उन्हें हम चुनाव आयुक्त के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर आप निर्णय लेने की बात करें तो यहां पर इन तीनों के जो अधिकार हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि अगर किसी भी विवाद पर या फिर कोई भी निर्णय लेना है तो ये तीनों चुनाव आयुक्त मिल करके लेते हैं। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अकेले कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, चाहे वो निर्णय चुनाव विवाद पर ही क्यों ना हो। तो अगर कोई चुनाव विवाद है तो उस पर जो है निर्णय वो तीनों के तीनों चुनाव आयुक्त मिलकर के लेते हैं। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से यहां पर निर्णय नहीं ले सकता, यानी कि कथन 2 भी गलत है। आइए देख लेते हैं कथन 3 को। और कथन 3 है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार संसद के 3 भाग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा, यानी कि कथन 3 भी गलत है। यानी कि यहां पर तीनों के तीनों कथन गलत हैं। और यहां पर पूछा जा रहा था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सारे के सारे कथन गलत हैं। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और यहां पर हम चर्चा करेंगे
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल की। आज के पेपर में एक न्यूज भी आया है कि अपोलो बिगिंस एंटीबॉडी कॉकटेल फॉर माइल्ड केसेस। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल की। इससे अब कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जाएगा। आइए समझते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसा कि आपने न्यूज़ देखा कि कोरोना के खिलाफ भारत में भी कॉकटेल ड्रग, जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस दवा की खास बात यह है कि यह कोरोना के एक वेरिएंट B1617 उस पर भी असरदार है और यह वही वेरिएंट है जो भारत में सबसे पहले पाया गया था और जिसके कारण भारत में जो सेकेंड वेव है कोरोना का वो आया है। यहाँ पर अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें तो यह दो दवाओं का मिश्रण होता है और इसीलिए हम इसे कॉकटेल ड्रग के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो तरह के एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो एंटीबॉडी है उसका नाम है कासिमिरीमेब और दूसरा है इमडेमिमेब। यहाँ पर इन दो एंटीबॉडी के कारण जो वायरस है वो मानवीय कोशिकाओं में नहीं जा पाता है। ये सारे के सारी एंटीबॉडी उनको शरीर में फैलने से रोकती हैं, जिससे वायरस के न्यूट्रिशन नहीं मिलता और इसके कारण उनका जो रिप्लिकेशन है, जो इनकी संख्या का बढ़ने का जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसे हम रिप्लिकेशन के नाम से जानते हैं और इसी कारण से मरीज को बहुत ही लाभ होता है। तो अभी तक जहां भी इस दवाई का उपयोग किया जा रहा है वहां पर यह बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ है और भारत में भी अब इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के तैयारी में आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपको आज का ये अंक पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।